अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके, लेक्चर बोल रहा था इसमें थोड़ा सा टाइम लगा। ठीक है, तो आज हम मेमोरी स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो आज के हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो है वो क्या है? सबसे पहले हम देखना है कि मेमोरी है क्या, मेमोरी का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, ब्रेन किस तरह मेमोरी को प्रोसेस करता है, इसके अलावा मेमोरी जो है ये वर्कआउट करता है, किन किन स्टेजेस से ये गुजरता है, प्रोसेस क्या है। ठीक है, इसके डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं। ठीक है, फॉरगेटिंग प्रोसेस क्या है, फॉरगेटिंग के कॉजेस क्या है। ठीक है, मेमोरी को हम मेयर कैसे करते हैं और मेमोरी की इंप्रूव करने के तरीके क्या है। ठीक है, इसके अलावा हम आज के लेक्चर में देखेंगे कि मेमोरी का सिकनेस के साथ क्या रिलेशन है और हमारा नर्सिंग प्रैक्टिस जो है वो मेमोरी से किस तरह अफेक्ट होता है। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं तो मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ तरीके से डिफाइन किया है। ठीक है, अ सेट ऑफ मेंटल प्रोसेस दैट रिसीव, स्टोर, ऑर्गेनाइज, अल्टर एंड रिकवर इंफॉर्मेशन। मेमोरी जो है वो मेंटल प्रोसेस है जो कि इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, उसको ऑर्गेनाइज करके स्टोर करता है और फिर कुछ चीजें अल्टर हो जाती है और फिर बाद में हम उन चीजों को रिकवर करते हैं। ठीक है, ये वो मेंटल प्रोसेस है जिनमें हम इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, उनको ऑर्गेनाइज करके अल्टर करके स्टोर करते हैं और बाद में हम उन चीजों को रिट्रीव करते हैं, रिकवर करते हैं। ठीक है, दूसरा जो डेफिनेशन है वो है कि कौन मटेरियल इन प्रेजेंट लर्न इन पास्ट, जो हमने पास्ट में सीखा हुआ, जो हमने पास्ट में लर्न किया है, हम प्रेजेंट में उन चीजों को रिकॉल करते हैं, तो उसे हम मेमोरी। या हमने जो चीजें प्रीवियसली लर्न की है उन चीजों को जब हम रिस्पॉन्स करते हैं या उन चीजों को हम रिट्रीव करके जो रिस्पॉन्स करते हैं वो क्या है, वो मेमोरी है। या हम ये भी कह सकते हैं कि मेमोरी जो है ये क्या है, प्रीवियसली लर्न ऑब्जेक्ट को रिमेंबर करना, उनको लर्न करना। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ओके, अब ब्रेन की कौन कौन सी एरियाज है जो कि मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है या मेमोरी के सेंटर्स हैं? तो तीन मेन एरियाज है या थ्री मेन सेंटर्स हैं। हिपोकैम्पस है, एमिग्डाला है और सेरेब्रल कॉर्टेक्स है। ठीक है, हिपोकैम्पस जो है ये एक यूनिट स्ट्रक्चर, एक प्रिमिटिव स्ट्रक्चर है, छोटा सा स्ट्रक्चर है जो कि ब्रेन में डीप लाई करता है और ये स्ट्रक्चर जो है ये क्या करता है, प्ले अ लार्जेस्ट रोल इन प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन एंड मेमोरी। जितनी भी प्रोसेशन होती है हमारी ब्रेन के अंदर, जितनी भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है वो सारा कुछ जो है वो हिपोकैम्पस के अंदर होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है ब्रेन का वो है एमिग्डाला। एमिग्डाला जो है ये एक आमंड शेप एरिया है हिपोकैम्पस के पास, जो कि इमोशंस और इमोशनल मेमोरीज को इम्प्रिंट करता है या प्रोसेस करता है। वो मेमोरी जिसमें इमोशंस हो या सिर्फ इमोशंस को भी कौन प्रोसेस करता है, एमिग्डाला करता है। नेक्स्ट जो है वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है ये आउटर लेयर है ब्रेन का, इसमें मोस्टली लॉन्ग टर्म मेमोरीज जो है वो स्टोर होती है। डिफरेंट जोन्स है इसके, डिफरेंट जोन्स जो है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मेमोरी या डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी जो है वो स्टोर करती है। कुछ जो है वो लैंग्वेज स्टोर करता है, कुछ जो है वो सेंसरी इनपुट के लिए, कुछ जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। इसके अलावा इन एडिशन मेमोरी इन्वॉल्व कम्युनिकेशन अमंग द ब्रेन नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन। और इसके अलावा और इसमें क्या इंक्लूड है, न्यूरॉन्स, जो हमारे ब्रेन के अंदर एक नेटवर्क है न्यूरॉन का, मिलियंस ऑफ सेल्स है।
वो किस चीज से एक्टिवेट होते हैं? वो न्यूरोट्रांसमीटर जो कि ब्रेन की केमिकल्स है, उनसे एक्टिवेट होके ये सारा प्रोसेसिंग होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई क्वेश्चन? ठीक है, उसके बाद हम स्टेजेस की तरफ आते हैं। तो मेमोरी के स्टेजेस जो है वो 4 स्टेजेस है। मेमोरी प्रोसेसिंग टेक प्लेस इन 4 स्टेजेस। द फर्स्ट वन इज लर्निंग, second one is retention, third recall and recognition. Learning क्या है? Learning is the first stage in which material is learned by different methods. कुछ लोग जो है वो चीजों को रिपीट करते हैं, बार बार दोहराते हैं, तो वो लर्न करते हैं। हर किसी का अपना लर्निंग स्टाइल है। कुछ लोग जो है वो ट्रायल एंड एरर से सीखते हैं। एक दफा कर लिया, गलत हो गया, ठीक है, दोबारा ट्राई की, फिर से ट्राई किया, फिर से ट्राई किया। तो कुछ लोग जो है वो ट्रायल एंड एरर से सीखते हैं। कुछ लोग जो है वो इनसाइट से सीखते हैं, इनसाइट है उनका, जिसको हम सिक्स सेंस कहते हैं। और कुछ लोग जो है वो कंडीशनिंग से सीखते हैं। व्हाट इज कंडीशनिंग? एनी आइडिया? कंडीशनिंग पढ़ी है आप लोगों ने? लर्निंग पढ़ी होगी जरूर। कंडीशनिंग क्या है? कंडीशनिंग पढ़ी है आप लोगों ने? व्हाट इज कंडीशनिंग? ठीक है, पढ़िए। ओके, कंडीशनिंग क्या होती है? कंडीशनिंग में आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, या तीसरा जो है उनको हम कहते हैं एसआर कंडीशनिंग, स्टिमुलस रिस्पॉन्स कंडीशनिंग। ये तीन चीजें हैं। अब क्लासिक कंडीशनिंग के अंदर असल में होता क्या है? कंडीशनिंग ये है कि मंकी और बनाना वाली सिचुएशन आती है। ठीक है, वैसे होता क्या है? आप लोग तो मुझे एग्जांपल्स दे रहे हो ना। कंडीशनिंग का मकसद क्या है? असल में कंडीशनिंग वर्ड का मतलब क्या है? एंड में रिवॉर्ड मिलता है। एंड में जिसमें रिवॉर्ड मिलता है वो कौन सी कंडीशनिंग है? ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर, ठीक है। एंड में जिसमें रिवॉर्ड मिलता है वो कौन सी कंडीशनिंग है? ठीक है, तो कंडीशनिंग क्या है? कंडीशनिंग का मतलब है कि कोई भी न्यूट्रल स्टिमुलस, स्टिमुलस का मतलब ये है कि वो स्टिमुलस जो कि हर किसी के लिए न्यूट्रल हो, जो कि रिस्पॉन्स जनरेट करने की सलाहियत नहीं रखता। कंडीशनिंग का मकसद क्या है? कंडीशनिंग का मतलब है एक ऐसा स्टिमुलस जो पहले से वो रिस्पॉन्स क्रिएट नहीं करता, और हम किसी और चीज से उसके साथ उसको कंडीशन करते हैं, उसको मिलाते हैं। जब दो स्टिमुलस को आपस में मिलाते हैं और न्यूट्रल स्टिमुलस को हम कंडीशन स्टिमुलस बनाते हैं। न्यूट्रल स्टिमुलस क्या है? न्यूट्रल स्टिमुलस वो स्टिमुलस होता है जो रिस्पॉन्स क्रिएट नहीं कर सकता, रिस्पॉन्स जनरेट नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन उसके साथ हम एक और चीज जो वो बाइंड करते हैं, तो उससे आपको अंदाजा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका कहीं पे एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, अगर आपका कहीं भी एक्सीडेंट हुआ है ना, बाइक से आप गिरे हो, ठीक है, आप जा रहे हो, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप वहां पे पहुंचोगे ना, आप पहले से जो है वो अवेयर हो जाओगे। ये क्या है? आपके वहां उस जगह से आपकी कंडीशनिंग है। या जिस तरह वो पेब्लो ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, अपने डॉग के ऊपर। अब उसके पास 3 स्टिमुलस थे। न्यूट्रल स्टिमुलस था, नेचुरल स्टिमुलस था। 2 स्टिमुलस थे, नेचुरल और न्यूट्रल स्टिमुलस। अब न्यूट्रल स्टिमुलस जो के पास था वो क्या था? वो बेल था। बेल जो है वो न्यूट्रल स्टिमुलस है। बेल की वजह से कोई भी रिस्पॉन्स जनरेट नहीं हो सकता, इसलिए हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल स्टिमुलस। नेक्स्ट जो था उसके पास फूड था। अब फूड जो है वो क्या है? फूड जो है वो नेचुरल स्टिमुलस है। नेचुरल का मतलब है कि नेचुरली अगर वो किसी इंसान के सामने आप रख दो, किसी जानवर के सामने आप रख दो, स्लाइवेशन होगी। अब ये स्लाइवेशन क्यों हो रही है? क्योंकि ये हमारा एक नेचुरल प्रोसेस है।
फूड आइटम स्लाइवेशन होना, स्लाइवेशन का आना, स्लाइवा का आना, ये क्या है? ये एक नेचुरल प्रोसेस है। तो जो स्टिमुलस नेचुरल प्रोसेस को जनरेट करता है, इनिशिएट करता है, उसे हम नेचुरल स्टिमुलस कहते हैं। तो दो तरह की स्टिमुलस हो गई, एक नेचुरल स्टिमुलस है और एक न्यूट्रल स्टिमुलस है। न्यूट्रल स्टिमुलस रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करता, नेचुरल स्टिमुलस रिस्पॉन्स जनरेट करता है। अब पेवलो ने क्या किया? पेवलो ने किया कि नेचुरल स्टिमुलस और न्यूट्रल स्टिमुलस दोनों को आपस में मिलाया। सर फूड स्टेप कौन सा स्टिमुलस होगा? क्वेश्चन अपना एलेबोरेट करो, क्या कहना चाहती हो? नोरिटा का क्वेश्चन है कि सर फूड स्टेप्स कौन सा स्टिमुलस होगा, किस चीज में? हर सेंस में स्टिमुलस का सेंस जो है वो चेंज हो जाता है, हर कंडीशन के हिसाब से जो है वो चेंज हो जाता है। किस सेंस में आप कह रही हो? क्वेश्चन थोड़ा सा एलेबोरेट कर लो अपना, क्वेश्चन तो एलेबोरेट करो, मुझे भी तो समझ आए आप क्या कहना चाहती हो। मैं क्वेश्चन का वेट कर रहा हूँ। सर जब पेवलो फूड लेके आता ना डॉग के लिए, तो उसकी फूड स्टेप से भी डॉग को पता। वेरी गुड। ये नेचुरल स्टिमुलस नहीं है, ये न्यूट्रल स्टिमुलस है। ठीक है, न्यूट्रल का मतलब है उससे उससे जो है वो रिस्पॉन्स जनरेट नहीं हो रहा था, दोनों की कंडीशनिंग हुई थी। अब जो आप बात कर रही हो ना कि पेवलो जब आ रहा था, ठीक है, तो पेवलो के कदमों की आवाज से जो है उसे पता चलता था कि कोई मेरे पास आ रहा है और मुझे खुराक दे रहा है, तो उसकी स्लाइवेशन हो रही थी। स्लाइवेशन जो है वो खुराक से हो रही है, फूड स्टफ से हो रही है, तो फूड स्टफ जो है उसके लिए नेचुरल स्टिमुलस है। किसी के सामने भी रखो, उधर जो है वो स्लाइवा जो है वो आएगा। अब कदमों का आवाज, या जो मतलब जिस तरह हम फूड स्टेप कह रहे हैं आप, फूड स्टेप्स जो है वो ये क्या है? ये न्यूट्रल स्टिमुलस है। फूड स्टेप्स की वजह से जो है वो जनरेट नहीं हो रहा, लेकिन जो उसे वो एक ये चीज कंसिडर कर रहा है कि फूड स्टेप्स जो है वो किसी के कदमों की आवाज आ रही है, तो कोई मेरे पास आ रहा है, मुझे खुराक दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो फूड स्टेप्स है ये क्या है? ये कंडीशन स्टिमुलस है। देखो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ, व्हाइट बोर्ड ऑन करके। ठीक है, एक मिनट, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। बेल से तो हो रही है ये, वैसे हम एक एग्जांपल दे रही है, ठीक है, फूड स्टेप्स की एग्जांपल दे रहे हैं। अब एक है फूड स्टेप्स, ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा सही तरह, लेकिन मैं ये एक एग्जांपल देता हूँ। और एक है हमारे पास फूड, ठीक है, वो स्क्रीन के ऊपर लिख रहा हूँ, सही तरह लिख नहीं रहा, लेकिन ये कि आप लोगों को समझ आ जाए। चलो मैं एक दफा देख ट्राई करता हूँ। ठीक है, हमारे पास दो चीजें हैं, एक आएगा, एक आएगा, एक चले मैं इस तरह लिखता हूँ, आप लोग देख लो, ठीक है। एक है फूड स्टेप, ठीक है, जिसके आपने बात की कि फूड स्टेप्स है, ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो फूड है। अब फूड जो है वो किसी के सामने भी रखो, स्लाइवा जो है वो आएगा, ठीक है, स्लाइवा जो है वो आएगा, किसी के सामने भी आप रख लो तो स्लाइवा जो है वो आएगा। ये क्या है? ये एक नेचुरल स्टिमुलस है, ये नेचुरल है, ठीक है, ये एक नेचुरल स्टिमुलस है। अब नेक्स्ट जो हम फूड स्टेप्स की बात कर रहे हैं, फूड स्टेप से ऐसे तो स्लाइवेशन नहीं आ रही ना, वैसे स्लाइवेशन नहीं आ रही थी, तो ये क्या है? ये न्यूट्रल है। यहाँ पे तो ये न्यूट्रल है, लेकिन अगर कुत्ता जो है वो ये सोच रहा है कि फूड स्टेप्स आ रही है, इसका मतलब कोई मुझे खुराक दे रहा है, तो इन फूड स्टेप और खुराक की उसने क्या किया? इन दोनों को उसने कंडीशन कर लिया। तो जब कंडीशन हो गया तो ये फूड स्टेप यहाँ पे क्या हो गया? ये कंडीशन स्टिमुलस हो गया। अब समझ आ गई आप लोगों को? ठीक है, तो सेम कंडीशन है, जिस तरह बेल है इस तरह फूड स्टेप है। यहाँ पे बेल और फूड स्टेप दोनों जो है वो पहले क्या थे? वो पहले न्यूट्रल स्टिमुलस थी, न्यूट्रल स्टिमुलस की वजह से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, लेकिन जब उसने उसके साथ उसने फूड के साथ कंडीशन कर लिया कि जब कोई बेल बजाएगा या जब किसी के कदमों की आवाज आएगी, तो इसका मतलब ये कि कोई मेरे पास आ रहा है और मुझे
खुराक दे रहा है, तो इसका मतलब ये उसने फूड स्टेप्स को या बेल को जो है उसको कंडीशन स्टिमुलस बना लिया। ठीक है, तो कंडीशनिंग के थ्रू जो है तब भी हम लर्निंग कर सकते हैं, हम आगे लर्निंग की तरफ चले गए। चलो दोबारा बैक पॉइंट, रिटेंशन। सेकंड पॉइंट जो वो रिटेंशन है। अब रिटेंशन क्या है, हमने लर्न कर लिया मटेरियल्स को, अब इन मटेरियल्स को हमने कहीं पे स्टोर करना है। तो रिटेंशन इज लर्न मटेरियल इज देन रिटेन इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी ट्रेसेस, मे बी टेम्पररी और परमानेंट। हम अपनी लाइफ में काफी सारी चीजें देखते हैं, काफी सारी चीजें जो है वो हम सुनते हैं, काफी सारी चीजें जो है वो हम सीखते हैं। कुछ चीजें जो है वो माइंड में परमानेंटली जो रहती है और कुछ चीजें जो हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो रिटेंशन जो है या तो टेम्पररी होगा या परमानेंट होगा। अब टेम्पररी रिटेंशन क्या और परमानेंट रिटेंशन क्या है? तो टेम्पररी रिटेंशन क्या है, स्टोर्स इन द फॉर्म ऑफ न्यूरल सर्किट। न्यूरल सर्किट के वहां पे फॉर्म में जो चीजें स्टोर हो रही है ना, वो क्या है, वो टेम्पररी स्टोरेज है। दिस एक्सटर्नल फोर्स इन लास्ट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। जो चीजें न्यूरल सर्किट्स के फॉर्म में स्टोर हो रही है, वो चीजें जो है वो आसानी से एक्सटर्नल फोर्सेस के जरिए जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है, और उनका ड्यूरेशन जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, उनका कम टाइम के लिए उन चीजों को हम रिटेन करते हैं। नेक्स्ट स्टेप परमानेंट। अब परमानेंट जो है वो क्या है, परमानेंट स्टोर इन द फॉर्म ऑफ बायोकेमिकल ट्रेसेस इन द ब्रेन एंड लास्ट फॉर मेनी ईयर्स। जो है वो बायोकेमिकल ट्रेसेस के जरिए जो एक बायोकेमिकल ट्रेसेस के फॉर्म में स्टोर होती है और सालों लास्ट फॉर मेनी इयर्स। ठीक है, फातिमा सनाउल्लाह का क्वेश्चन है सर इमोशन परमानेंट में आता है या टेम्पररी? वो डिपेंड करता है इमोशंस पे। ठीक है, इमोशंस पे डिपेंड करता है। कुछ इमोशंस होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, खुदा ना खास्ता किसी की माँ या माँ बाप की पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, तो वो स्ट्रॉन्ग इमोशंस है आपके लिए। ठीक है, वो चीजें जो है वो स्ट्रॉन्ग इमोशंस है, तो आपको ज्यादा देर तक रहती है याद। रिटेंशन या मेमोरी जो ये डिपेंड करता है काफी सारी चीजों पे। फर्स्ट चीज ये है कि आपके लिए वो चीज इंपॉर्टेंट कितना है, आपके लिए वो चीज इंपॉर्टेंट कितना है। ठीक है, अगर कोई चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है ज्यादा, तो वो चीज ज्यादा देर तक आपके माइंड में रहेगी। लेकिन अगर कोई चीज जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कॉलेज से निकल रहा हूँ, ठीक है, मैंने अपने एक दोस्त से पूछा कि यार मुझे अपना बाइक दे दो, मुझे अपनी बाइक की चाबी दे दो, मैं अपने आपकी बाइक पे कहीं जा रहा हूँ। और मैंने उससे पूछा कि आपकी बाइक का नंबर क्या है। उसने मुझे बाइक का नंबर बता दिया, जो भी, कि ये मेरे बाइक का नंबर है। ठीक है, मैं गया हूँ, मैंने बाइक स्टार्ट किया, वापस आया। ठीक है, नेक्स्ट डे या 2 दिन बाद उसने मुझसे पूछा मेरे बाइक का नंबर क्या है, मुझे याद नहीं होगा। क्योंकि मेरा माइंड क्या था कि मेरा काम क्या है, मेरा टारगेट क्या है, कि जाके उस बाइक को रिकॉग्नाइज करके उसे स्टार्ट करके अपना काम करके जाके अपना काम करके वापस आना। यहां तक उसका काम था, यहां तक ये मुझे याद रहेगा। अगर वो मुझसे महीने बाद पूछे तो मुझे याद नहीं रहेगा। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि वो चीज आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग इमोशंस है आपकी किसी चीज के साथ, ठीक है, कोई चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज जो है वो ज्यादा देर तक रहती है। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह हम रिलीजियस कोई चीज सीखते हैं जो हमारे साथ पूरी जिंदगी रहती है, तो हम वो लास्ट वो मतलब जिस तरह मुस्लिम्स जो है वो मतलब कलमा पढ़ते हैं, तो मौत तक वो कलमा हमें याद रहता है ना, क्योंकि एक तो बार बार हम उस चीज को रिपीट करते हैं, और एक उस चीज की अहमियत ज्यादा है, इंपॉर्टेंस ज्यादा है, तो इस वजह से जो है वो ज्यादा देर तक रहती है। इस एग्जाम्पल में इमोशन तो फिट नहीं आता ना, इमोशंस पे वो डिपेंड करता है ना, इमोशंस कि आपकी उस चीज के साथ जो है वो लगाव कितना है। ठीक है, तो अगर लगाव आपका ज्यादा है, आपके स्ट्रॉन्ग इमोशंस है, तो ज्यादा देर तक वो चीज याद रहेगा, अगर कम इमोशंस है तो कम टाइम के लिए। वैसे आगे हम इमोशनल मेमोरी पढ़ेंगे, वो आप उस चीज के लिए परेशान ना हो। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, यहाँ तक क्लियर है?
इमोशंस इसमें भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको किसी ने डांटा, ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग आपकी इमोशंस जो है वो हर्ट हो गए, आपकी फीलिंग्स जो है वो हर्ट हो गई है, ठीक है। तो कुछ ही दिनों बाद जो है अगर किसी टीचर ने आपको डांटा, ठीक है, तो अगर आपने दिल पे ले लिया, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4-5 महीने बाद जो है वो चीज आप भूल जाओगे, ठीक है। लेकिन आपकी, हाँ चलो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। कोई आपको डांटता है अकेले में और कोई आपको डांटता है सबके सामने, ठीक है। अगर आपको कोई अकेले में डांटता है ना, तो उस चीज से आपकी इमोशन ज्यादा हर्ट नहीं होती, वो चीज जो है वो आप भूल भी जाते हो। इस तरह ना इमोशंस की वो डिपेंड करता है कि इमोशन जो है वो, मैं मेमोरी पढ़ा रहा हूँ बॉयज, लेकिन वो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि इमोशंस इसमें आ सकते हैं, तो अगर वो डिपेंड करता है कि अगर स्ट्रॉन्ग इमोशंस है तो वो जो है वो ज्यादा देर तक याद रहेगी। इमोशनल मेमोरीज भी होती है ना, लेकिन अगर आपके इमोशंस जो है वो कम में उस चीज के साथ लगाव कम है, तो वो चीज जो है वो हमें कम टाइम के लिए याद रहती है, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? बॉयज इमोशनल मेमोरी भी होती है, ठीक है, क्वेश्चन उनका गलत नहीं है, कोई बात नहीं, गुस्सा ना करो आप। चलो ओके, आगे बढ़ते हैं अब। थर्ड स्टेज जो हमारा है वो है रिकॉल या रिकॉग्निशन। अब रिकॉल और रिकॉग्निशन में क्या फर्क है? आप लोग क्या कहते हो कि इसमें क्या फर्क है? एनी आइडिया रिकॉल और रिकॉग्निशन का? आप लोगों ने वैसे भी मेमोरी तो ऑलरेडी पढ़ा है, पढ़ चुके हो आप लोग, तो ये चीजें तो ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ी है। रिकॉल और रिकॉग्निशन क्या फर्क है दोनों में? अच्छा, रिकॉल और रिकॉग्निशन में किसी को डिफरेंस का पता है किसी को? चलिए मैं बता देता हूँ सर। जो पहले से स्टोर, अच्छा बॉयज क्या कह रहे हैं, जो पहले से स्टोर होता है जब हम याद करते हैं तो रिकॉल होता है, ओके। फिर रिकॉग्निशन क्या है? बॉयज फिर रिकॉग्निशन क्या है? रिकॉल आपका बिल्कुल ठीक है, चलो मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक है, 100%। रिकॉग्निशन क्या है? सर रिकॉल किसी चीज को जहन में लाना, और रिकॉग्नाइज को पहले से पता है बट वेग। वेरी गुड नूरिटा, आंसर बिल्कुल ठीक है। फातिमा क्या कह रही है? रिकॉल मटेरियल को कीप करके यूटिलाइज करना रिकॉग्निशन है सर। जैसे अगर मुझे मैं कोई स्कूल फ्रेंड वीडियो कॉल करके कहता है कि तो एक, चले मैं बताया। रिकॉल क्या है? रिकॉल द रिप्रोडक्शन ऑफ लर्न मटेरियल ऑफ एनी प्रेजेंटेशन ऑफ दैट मटेरियल। रिकॉल का मतलब है हम उस चीज को याद कर रहे हैं जो हमारे सामने मौजूद नहीं है, जिसका कोई हिंट नहीं है मेरे सामने। हिंट है, चलो हिंट जो भी है, लेकिन जिसका जो मेरे सामने मौजूद नहीं है, मैं उस चीज को रिकॉल कर रहा हूँ, वो क्या? वो रिकॉल है। मैं उस चीज को याद कर रहा हूँ जो मेरे सामने अभी नहीं है। लेकिन रिकॉग्निशन क्या है? रिकॉग्निशन ये है कि मेरे सामने वो चीज मौजूद है जो मैं रिकॉल करना चाहता हूं, लेकिन उसे मिक्स कर दिया गया है। तो लोगों को समझ आ जाएगा कि असल में है क्या। इस स्लाइड को देखो, रिकॉल और रिकॉग्निशन। जब हम फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं ना, कोई पेपर में, बचपन में हमें पेपर्स में आते थे फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें कोई ऑप्शन नहीं होता था। राइट ऑप्शन मेरे सामने मौजूद नहीं है, मैं रिकॉल कर रहा हूं और उस चीज में वो एग्जैक्ट पॉइंट लिख रहा हूं। ये क्या? ये रिकॉल है। रिकॉग्निशन ये जो आजकल हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, नहीं क्या? ये रिकॉग्निशन है। मेरे सामने ओरिजिनल जो मैं याद करना चाहता हूं वो चीज मौजूद है, लेकिन उसको बाकी चीजों के साथ मिक्स किया हुआ है, बाकी चीजों के साथ वो मिक्सअप हुआ है। तो उसमें से मैंने ओरिजिनल चीज में कौन सा मैं याद करना चाहता, मेरा मतलब की चीज वो क्या है, वो कौन सा है? क्लियर नहीं आ रही? ओके, ठीक है। दो चीज है, एक रिकॉल है, एक रिकॉग्निशन है, ठीक है। रिकॉल का मतलब ये है कि वो चीज मेरे सामने नहीं है। जिस तरह हम फिल इन द ब्लैंक्स हमें दिए जाते थे बचपन में कि ये फिल इन द ब्लैंक्स,
अब ब्लैंक जो एरिया था उसमें से हमने अपने जहन में से कोई एक चीज जो है वो फिल करना था। वो चीज मेरे सामने कोई भी मौजूद नहीं है, मैंने सारा कुछ अपना जहन लगा के उस चीज को फिल करना। रिकॉग्निशन का मतलब क्या है? रिकॉग्निशन का मतलब ये है कि जिस तरह हम आजकल एमसीक्यूज करते हैं, ओरिजिनल चीज मेरे सामने मौजूद है लेकिन उससे जो है वो बाकी चीजों के साथ मिक्स किया हुआ है। अब जब बाकी चीजों के साथ वो मिक्सअप है तो मैंने उनमें से रिकॉग्नाइज करना है कि उनमें से जो ओरिजिनल चीज है या जो मेरी मतलब की चीज है वो कौन सा है। ठीक है, तो अब समझ आ गई रिकॉल क्या है और रिकॉग्निशन क्या है। रिकॉल दैट्स मीन एमसीक्यूज आर द एग्जांपल ऑफ रिकॉग्निशन इन ब्लैंक। वेरी गुड, इसी तरह ही है बिल्कुल फातिमा, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, एमसीक्यूज जो है ना वो क्या है, वो रिकॉग्निशन है क्योंकि ओरिजिनल चीज मेरे सामने मौजूद है, मैंने उनमें से पिक करना है, तो उसे सिर्फ मिक्सअप किया गया है। ठीक है, और रिकॉल ये है कि मैंने सारा कुछ अपने माइंड से करना है। यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन यहाँ तक? चले, नहीं है कोई क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। मेमोरी प्रोसेस कर रही है, जो मेमोरी प्रोसेस करती है वो तीन मेन स्टेजेस में। अच्छा, ये मैंने रिकॉल और रिकॉग्निशन जो है ना ये दोनों रिट्रीवल के अंदर आती है वैसे। ठीक है, लेकिन कुछ बुक्स में जो है वो उधर 4 स्टेजेस लिख के, कुछ बुक्स ने 3 स्टेजेस लिख के, इसलिए मैं दोनों पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को अगर पेपर में आता है तो आप रिट्रीवल के अंदर जो है वो दोनों चीजें लिख सकते हो। ठीक है, ओके। 3 स्टेजेस है, इनकोडिंग है, स्टोरेज है और रिट्रीवल है। आवाज सबको आ रही है ना? ठीक है, तो 3 चीजें, इनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल। ठीक है, इनकोडिंग क्या है? इनकोडिंग is the process of information into the memory system। जो चीज मैं टाइप कर रहा हूं ना, या जो इंफॉर्मेशन मैं रिसीव कर रहा हूं, वो क्या है? वो इनकोडिंग है। अब इनकोडिंग जो है वो 3 तरह की होती है। विजुअल इनकोडिंग, एकॉस्टिक इनकोडिंग और सिमेंटिक इनकोडिंग। 3 तरह की इनकोडिंग है, एकॉस्टिक, विजुअल और सिमेंटिक। विजुअल इनकोडिंग का मतलब ये है कि पिक्चर्स और ये मेरे जहन में जो है वो स्टोर हो रही है किस चीज का, तो ये क्या है? ये विजुअल इनकोडिंग है। किसी चीज को मैं देख रहा हूँ और मैं उस चीज को स्टोर कर रहा हूँ अपने माइंड में। एकॉस्टिक का मतलब ये है मैं साउंड, वॉइस, ये सारी चीजें जो है वो स्टोर कर रहा हूँ सुन के। एकॉस्टिक इनकोडिंग है वो। एक होता है सिमेंटिक इनकोडिंग। सिमेंटिक इनकोडिंग जो है ये रिटेंशन इन मीनिंगफुल फॉर्म। जब हम किसी चीज को मीनिंगफुल वे में जो है ना वो अंडरस्टैंड करके, जब हम किसी चीज को अंडरस्टैंड करके स्टोर करते हैं या इनकोड करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? इसे सिमेंटिक इनकोडिंग कहते हैं। अब विजुअल और एकॉस्टिक इनकोडिंग दोनों जो है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर आती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में हम क्या करते हैं? किसी चीज को विजुअली या एकॉस्टिकली जो है वो इनकोड करते हैं, अटेस्टिकली जो है वो इनकोड करते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर जो है हम चीज को डीपली अंडरस्टैंड करके उसे इनकोड करते हैं मेमोरी के अंदर। ठीक है, यहां तक कोई क्वेश्चन? इसकी समझ आ गई इनकोडिंग की? कि इनकोडिंग जो है वो 3 तरह की इनकोडिंग है। विजुअल इनकोडिंग है, एकॉस्टिक इनकोडिंग है, सिमेंटिक इनकोडिंग है। विजुअल और एकॉस्टिक जो है ये शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर, सिमेंटिक इनकोडिंग जो है ये लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इनकोडिंग के 2 और टाइप्स हैं, ऑटोमेटिक वर्सेस एफर्टफुल। एक होता है ऑटोमेटिक इनकोडिंग, ये मैं बाद में बता देता हूँ। ठीक है, 2 तरह की इनकोडिंग होती है अब, और ऑटोमेटिक इनकोडिंग यानी एफर्टफुल इनकोडिंग। सर जफर, सर जफर भट्टी, प्रोफेसर उधर बैठे हैं आप। ठीक है, मैं लेक्चर लेके आ रहा हूँ, थोड़ा सा बस सिर्फ 20। ओके, विजुअल को एक और ये सारी चीजें मैं बाद में बता देता हूँ कि उसकी मेमोरी की मैं टाइप्स नहीं बता रहा यहाँ पे। साइमा कह रही है कि विजुअल जो है 1 सेकंड के लिए, कोई जो है वो 2 सेकंड के लिए। ठीक है, ये सारी चीजें मैं बाद में बता देता हूँ, वो हम मेमोरी के टाइप्स में करेंगे। ठीक है,
वो सेंसरी मेमोरी के टाइप्स हैं, वो अलग अलग चीज है। यहाँ पे हमें सिर्फ इनकोडिंग की आप लोगों को बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि इकोइक इनकोडिंग है, इकोइक नहीं, वो इकोस्टिक इनकोडिंग है, ठीक है, विजुअल इनकोडिंग और सिमेंटिक इनकोडिंग है, ठीक है। साइमा ये चीजें हम बाद में पढ़ेंगे। आप वो ये जो आप कह रही हो ना, ये सेंसरी मेमोरी के फर्दर टाइप्स है, ठीक है, वो मैं आप आगे पढ़ाऊंगा। सिमेंटिक में वो तो डिपेंड करता है, हिंट जरूरत है कि नहीं। फॉर एग्जांपल आप लोगों से कोई पूछे यहाँ पे, हम रिकॉल की बात नहीं कर रहे हैं ना, आप लोग क्यों रिकॉल की तरफ जाते हो? हिंट तो हमें रिकॉल में चाहिए ना, अब तो हम इंकोड कर रहे हैं चीजों को। अनीजा, हिंट हमें चाहिए रिकॉल में, ठीक है, इनकोडिंग में नहीं। अब हम पढ़ रहे हैं, वो हम इनकोडिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इनकोडिंग में जो है वो हमें हिंट की जरूरत नहीं है। जब हम रिकॉल की बात करेंगे तब हम हिंट्स वगैरह की बात करेंगे, ठीक है। ओके, दो तरह की इनकोडिंग है, ऑटोमेटिक इनकोडिंग एंड एफर्टफुल इनकोडिंग। अब ऑटोमेटिक इनकोडिंग क्या है? ऑटोमेटिक इनकोडिंग जो है वो ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग होती है, चीजें जो है वो इनकोड होती जाती है अनकॉन्शियसली, हमें पता नहीं होता कि ये चीजें जो है ये इनकोड हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, आप कॉलेज आए हो, ठीक है, और आपसे आपके फेलो ने पूछा कि सुबह नाश्ते में क्या खाया, आपने बता दिया। अब ये जो आप नाश्ता कर रही थी उस टाइम पे आप ये सोच रही थी कि ये चीज जो है ये मैं याद रखूं कि ये मैं नाश्ता कर रही हूँ या मैं नाश्ता कर रहा हूँ, और बाद में अगर किसी ने मुझसे पूछा तो मैं उसे जवाब दूंगा, मैं उसे आंसर करूंगा। फायजा को समझ नहीं आ रही? फायजा किस चीज की समझ नहीं आ रही? मेमोरीज में आपको, उर्वा, मेमोरीज में आगे पढ़ाऊंगा, वो मेमोरीज का टाइप्स की मैं बात नहीं कर रहा यहाँ पे मैं सिर्फ इनकोडिंग की बात कर रहा हूँ। विजुअल मेमोरी, इकोस्टिक मेमोरी, वो सारी चीजें मैं आगे पढ़ाऊंगा, इकोइक मेमोरी और आइकॉनिक मेमोरी जो है, ठीक है, वो सेंसरी मेमोरी के टाइप्स है। यहाँ पे मैं सिर्फ इनकोडिंग की बात कर रहा हूँ अभी। अभी आप लोगों का फोकस सिर्फ इनकोडिंग पे होना चाहिए। बिल्कुल, हिंट जो है वो रिकॉग्निशन में आएगा, लेकिन अभी जो मैं बात कर रहा हूं, अभी मैं इनकोडिंग की बात कर रहा हूं, रिट्रीवल की बात नहीं कर रहा। रिट्रीवल वो बात पहले हो चुकी है, ठीक है, कुरतुलैन वो बात पहले हो चुकी है, वो बात खत्म है। अभी हम बात कर रहे हैं इनकोडिंग की। इनकोडिंग की समझ नहीं आ रही, ठीक है, फायजा को इनकोडिंग की समझ नहीं आ रही। हम चीजों को लर्न करते हैं, हर किसी का डिफरेंट लर्निंग स्टाइल होता है, ठीक है। एक जो कोई कुछ लोग होते हैं जो कि किसी चीज को एक दफा देख देख लेते हैं और देख के वो चीज लर्न करते हैं। कुछ लोग होते हैं वो सुन के लर्न करते हैं कुछ चीजों को। कुछ लोग होते हैं वो लिख के, जब तक वो खुद उस चीज को लिखते नहीं है वो लर्न नहीं होता उन्हें। इसका मतलब है इनकोडिंग। इनकोडिंग का मतलब है हम किसी चीज को किस तरह अपने ब्रेन के अंदर कोड करते हैं। मैसेज हम टाइप करते हैं ना, तो ये जो मैं टाइप कर रहा हूं ना मैसेज, ये क्या, ये इनकोडिंग है। मैं अपनी बात को मोबाइल के थ्रू, मैसेज के थ्रू जो है वो इनकोड कर रहा हूं। इनकोड का मतलब है उस चीज को, उस मैं अपनी एक चीज को, देखो, फॉर एग्जाम्पल अब कोई मुझे जो है वो आगे से बोल रहा है, ठीक है, अब बॉयज जो है फॉर एग्जाम्पल बोल रहा है आगे से एक क्वेश्चन का आंसर कर रहा है या मुझे पढ़ा रहा है, ठीक है। अब उस चीज को मैंने मेमोरी के अंदर किसी ट्रेसेस के थ्रू या कुछ कोड के थ्रू जो है वो कोड करना है ना, अंदर स्टोर करना है ना अंदर, इसे कहते हैं इनकोडिंग, ठीक है। इनकोडिंग का मतलब है लर्न करना रही हो उस चीज को, कर रही हो तो फिर बात की बात है, अभी आप इनकोड कर रही हो उस चीज को, ठीक है। तो लर्न करने का जो ये प्रोसेस है ये क्या है, ये इनकोडिंग। तो इनकोडिंग दो तरह की, एक ऑटोमेटिक है, एक एफर्टफुल है। ऑटोमेटिक इनकोडिंग के फॉर एग्जांपल मैंने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था लेक्चर में,
या रात को मैंने क्या खाया, या लंच में मैंने क्या किया, डिनर में मैंने क्या किया, या मैंने नाश्ते में क्या खाया था। तो ये सारी चीजें जो है ये हम याद नहीं रखना चाहते, लेकिन ऑटोमेटिकली हम, मतलब ये नहीं है कि हम भूलना चाहते हैं, लेकिन हम जो है वो ये नहीं कहते कि ये चीज मैं याद रखूं, कोई भी मुझसे बाद में पूछ सकता है, ऐसे नहीं करते। तो ये चीजें ऑटोमेटिकली इनकोड होती है आपके ब्रेन के अंदर। नेक्स्ट होता है एफर्टफुल इनकोडिंग। एफर्टफुल इनकोडिंग ये है कि आप उस चीज को अटेंशन देते हो, आप उस चीज पे फोकस करते हो, आप चाहते हो कि मैं इस चीज, तो ये क्या है, ये एफर्टफुल इनकोडिंग है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टेस्ट आ रहा है, मैं आप लोगों को कहता हूं कि कल जो है वो आप लोगों का टेस्ट होगा, तो आप लोग आज क्या करोगे, आज जो है वो नोट्स खोल के, बुक्स खोल के पढ़ना शुरू कर दोगे। तो ये जो आप लोग पढ़ रहे हो, ये जो आप लोग सीख रहे हो, ये क्या है, ये एफर्टफुल इनकोडिंग है। ठीक है, और ऑटोमेटिक जो है वो खुद ब खुद जो है वो ब्रेन के अंदर आ रहा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है मेमोरी प्रोसेसिंग के अंदर स्टोरेज। स्टोरेज क्या है, स्पेन ऑफ मेमोरी, कितनी देर तक, वो क्या है, वो स्टोरेज है। ठीक है, एक चीज मेरे माइंड में कितनी देर तक रहता है, ये जो स्पेन है मेमोरी का, ये जो टाइम ड्यूरेशन है मेमोरी का, ये क्या है, ये स्टोरेज है। ठीक है, द रिटेंशन ऑफ इनकोडेड मटेरियल ओवर टाइम, ये जो मैंने रिटेन किया था, मैंने जो मटेरियल रिटेन किए थे, ये मैंने जो मटेरियल जो है वो इनकोड किए थे, उनको रिटेन रखना काफी टाइम के लिए, या कितनी देर के लिए वो चीज रिटेन रहती है, वो क्या है, वो स्टोरेज है। शॉर्ट टर्म मेमोरी की नॉर्मल कैपेसिटी जो है वो 7 ± 2 है, and material store can easily be destroyed by external factor and forgetting factor। शॉर्ट टर्म मेमोरी का ड्यूरेशन जो है वो कम, शॉर्ट ड्यूरेशन होता है इसीलिए, और इसका स्पेन जो है वो 7 ± 2 है। मैं समझाता हूं अभी कि 7 ± 2 क्या है। ठीक है, ये मेमोरी जो है ये इजीली बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर से जो है ये डिस्ट्रॉय हो सकती है, और फॉरगेटिंग फैक्टर से ये हम भूल सकते हैं। अब 7 ± 2 क्या है, 7 ± 2 क्या है, आप लोगों ने कभी सोचा है, मोबाइल के नंबर पे एक होता है, मोबाइल के नंबर में एक होता है कोड, ये जो 0345 है, 0313 है, 0312 है, हर किसी का डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये जो, सॉरी, ओके, 7 ± 2 मैं समझा रहा हूं अभी आप लोगों को। आप लोगों ने कभी सोचा है मोबाइल के नंबर पे एक होता है मोबाइल का कोड, 0345 0313 जो भी है, उसके बाद कितने नंबर्स होते हैं, 7 नंबर्स होते हैं। ये 7 क्यों है, क्योंकि हम 7 तक याद कर सकते हैं। 7 ± 2 हम ये कहते हैं कि एक रेंज है, 5 एट अ टाइम हमें 5 से लेके 9 तक चीजें जो है वो हम याद रख सका होता है। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मेरा, ठीक है, कंपनी कोड के बाद जो नंबर होते हैं, क्योंकि इसके ऊपर ये चीज तक आसानी से याद कर सकते हैं। कभी कभार आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप लोगों को नंबर याद होता है कि प्लानी का नंबर जो है 9
ओके, ठीक है। जो आप लोग कह रहे हो ना कि बाहर के मुल्कों के नंबर जो है वो ज्यादा होते हैं, वो ज्यादा नहीं होते, उसमें कंट्री कोड होता है, ठीक है। इसीलिए जब हम कंट्री कोड के साथ उस चीज को याद करने की कोशिश करते हैं ना, तो हमें इजीली जो है वो याद नहीं रहता, ठीक है। तो ये जो 7 नंबर है, गाड़ी का नंबर भी आप देख लो ना, गाड़ी का नंबर भी हमेशा 7 ही होगा, LEA LEO इस तरह जो भी होगा, उसके बाद 4 ही लेटर होंगी, ठीक है। तो ये मोस्टली इन चीजों पे रिसर्च हुए हैं, ठीक है। ये रिसर्च के बाद इन चीजों का, ये चीजें जो मतलब ये जो हम नॉर्मल आम लाइफ में जो चीजें देखते हैं ना, तो उन चीजों को, ये चीजें ऐसी नहीं आई, उस पे लोगों ने रिसर्च की है, ठीक है, कि कितनी चीजें जो हम याद रख सकते हैं। तो हमारा जो मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी का स्पेन है ना, ये 5 से लेके 9 तक चीजें, 9 तक लेटर जो है वो हम एक टाइम पे याद कर सकते हैं, 5 to 9 लेटर्स, ठीक है। और 7 जो है, 7 इसका एवरेज लिया गया है, ठीक है। गुड। कभी कभार हमें नंबर याद रहता है, लेकिन हम सोचते हैं यार नंबर उसका यही है, लेकिन पता नहीं कोड क्या है, 0345 है कि 0342 है। इसमें मैं कंफ्यूज हूँ, इसमें हमेशा हमारी कंफ्यूजन जो है वो कंपनी कोड में होता है, बाकी जो नंबर है वो हमेशा अक्सर याद रहता है, ठीक है। अपना अकाउंट नंबर तो इसलिए याद होता है क्योंकि हम वो याद करना चाहते हैं ना, वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम 7 से ज्यादा चीजें याद ही नहीं रख सकती, लेकिन जो शॉर्ट टर्म मेमोरी की नॉर्मल कैपेसिटी है वो ये है। अगर हम आप, आप सिर्फ अकाउंट नंबर की बात करते हैं, और अगर मैं कहूँ कि हम जो है वो एग्जाम के लिए पूरी बुक याद करते हैं, तो बुक में 7 लेटर्स तो नहीं है, बुक में तो हजारों लेटर्स होते हैं। लेकिन उस चीज को हम एक्टिवली जो है वो याद करना चाहते हैं, वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर पड़ी होती है, ठीक है। यहाँ पे हम नॉर्मल कैपेसिटी, शॉर्ट टर्म मेमोरी की बात करते हैं। अगर हम एनआईसी की बात कर रहे हैं ना, आईडी कार्ड नंबर की, तो वो भी 8 होती है, कोड को निकाल के, तो जिनका कोड होता है 15101 या 15342 जो भी है, ठीक है। यहाँ पे जो हम बात करें वो एसटीएम की कैपेसिटी की बात करें, शॉर्ट टर्म मेमोरी की बात कर रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी का जो नॉर्मल स्पेन है, नॉर्मल कैपेसिटी है, वो 7 ± 2 है, ठीक है। वो 7 ± 2 का मतलब ये है कि 5 से लेके 9 तक हमारा रेंज है, 7 जो है ये एक एवरेज लिया गया है, ठीक है। इसीलिए ये गाड़ी का नंबर अगर आप देखें वो भी 7 लीटर्स का होता है, अगर आप मोबाइल नंबर देखें कंट्री कंपनी कोड को निकाल के, वो भी 7 का होता है, ठीक है। क्योंकि 7 लीटर्स जो है वो इजीली हम याद रख सकते हैं एट अ टाइम, शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, तो लॉन्ग टर्म में तो हम पूरी बुक भी, वो पेपर के लिए जब हम जाते हैं तो पेपर की रात को तो हम 2 2 3 3 बुक्स भी याद कर लेते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी की यहाँ पे हम बात करें, शॉर्ट टर्म मेमोरी का स्पेन जो है वो 7 ± 2 है, ओके। चलिए, नेक्स्ट हम रिहर्सल आते हैं। तो रिहर्सल जो है वो दो तरह का है, एक होता है मैकेनिकल रिहर्सल, शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म में हम चीजें ट्रांसफर कर रहे हैं, वो दो तरीकों से हम कर सकते हैं। फिर से आमना कह रही है ±2 बता दें। 7 एक एवरेज लिया गया है, माइनस का मतलब है 7 में से 2 माइनस करो 5 आता है ना, 5 प्लस करो तो 9 होता है। तो 5 से लेके 9 तक जो शॉर्ट टर्म मेमोरी का एक स्पेन है, नॉर्मल कैपेसिटी है, उसका एवरेज लिया गया है, तो एवरेज जो है उसका 9 हो गया। अब समझ आ गई आपको? किस किस को समझ नहीं आई? ठीक है। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी से जब हम लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीजें ट्रांसफर करते हैं, तो दो तरीकों से कर सकते हैं, एक होता है मैकेनिकल रिहर्सल, एक होता है एलेबोरेटिव रिहर्सल। मैकेनिकल रिहर्सल का मतलब ये है कि हम चीजों को रिपीट करते हैं बार बार ओरिजिनल फॉर्म में, जिस तरह हम किसी चीज का डेफिनेशन करते हैं, ठीक है, मोस्टली हम डेफिनेशन के साथ इस तरह करते हैं, हम उसे ओरिजिनल फॉर्म में रिपीट करते हैं बार बार। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें हम डीप जाके, कंटेक्स्ट में डीप जाके उस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। तो अगर आपने एज इट इज एक चीज को याद रखना है, तो वो मैकेनिकल रिहर्सल के थ्रू होगा। अगर हम किसी चीज को डीप इन कॉन्टेक्स्ट जाके हम उस चीज को अंडरस्टैंड करके लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर करते हैं, तो उसे हम कहते हैं एलेबोरेटिव रिहर्सल। यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई क्वेश्चन?
किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लो, आगे हम इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे, क्योंकि अभी सिर्फ 3 मिनट्स रहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो है वो थोड़ा सा लेंथी है, यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लो, अगर बाद में कोई पढ़ रहा हो और बाद में कोई क्वेश्चन याद आता है तो आप लोग ग्रुप में भी पूछ सकते हो, नहीं तो आप नेक्स्ट लेक्चर में भी पूछ सकते हो, ठीक है। एलेबोरेटिव दोबारा बता दूं, जब भी हम शॉर्ट टर्म मेमोरी टर्म में चीजें ट्रांसफर करते हैं ना, तो दो तरीकों से करते हैं। अगर हम ओरिजिनल फॉर्म में करते हैं, ओरिजिनल एज इट इज उस चीज को याद करते हैं, तो उसको कहते हैं मैकेनिकल रिहर्सल। अगर हम डीप इन कॉन्टेक्स्ट जाके कॉन्सेप्ट जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करते हैं, तो उसे कहते हैं एलेबोरेटिव रिहर्सल, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो आप लोग। चलिए ओके, आज के लिए इतना ही काफी है। अल्लाह हाफिज, ठीक है। नेक्स्ट किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप नेक्स्ट सेक्शन में पूछ लो या आप ग्रुप में पूछ लो, ठीक है। अभी नेक्स्ट प्रेजेंटर ने जो है वो ऑनलाइन होंगे, ओके।